हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सीए गौतम जैन और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सीए फाउंडेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे सारे बच्चे जान रहे होंगे ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ट्रू फॉल्स बन के आ रहे हैं फाउंडेशन में, वहां पे 2 से 4 नंबर तक का इसका एग्जाम प्रेजेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए फटाफट इस कॉन्सेप्ट को अपन लोग है ना डिकोड करते हैं और जल्दी से पढ़ाई को और आगे लेके जाते हैं। बच्चों, क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इधर देखेंगे। बोला गया साहब कि ये मान लीजिए एक बिजनेस है। क्या है बच्चे? एक बिजनेस। अब अगर एक बिजनेस है तो बिजनेस खुद को चलाने के लिए ढेरों खर्चे करता होगा बच्चे, डेफिनेटली। अगर ढेरों खर्चे करता होगा तो इसमें बिजनेस का पैसा क्या होता होगा? जाता होगा, पैसा जाता होगा। कहा गया कि अगर बिजनेस खर्चा कर रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसे को बोला 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। एक कहा गया कि ऐसे खर्चे जिनका फायदा, जिनका मजा हमको इस ही साल में मिल जाता है, मतलब ड्यूरिंग द करेंट ईयर मिल जाता है। ऐसे खर्चे जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी होते हैं, अटैच बेनिफिट जो भी होते हैं, वो इसी साल में करेंट ईयर में ही हमको मिल जाते हैं। बहुत सही बात है साहब, मतलब जिसका मजा हमको इस ही साल में मिल जाता है। हमने ऐसे खर्चों को नॉर्मली एक्सपेंसेस बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ कहा गया बच्चे कि ऐसे खर्चे, ऐसा पैसा जाना जिसका बेनिफिट, फायदा, मजा हमको इस साल तो मिलेगा ही मिलेगा और आने वाले सालों तक मिलता रहेगा। मतलब जिसका मजा हमको फ्यूचर में मिलेगा, अश्योर होगा कि हाँ फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे चीजों को हम लोगों ने बोला कि हाँ भैया, इनसे हमको लंबे समय तक फायदा मिलना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। लंबे समय तक इनसे हमको मजा मिलने वाला है साहब। तो हमने ऐसे चीजों को, ऐसे खर्चों को हमने प्यार से क्या बोल देना होता है? एसेट्स बोल देना होता है बच्चे। बच्चे जो एक्सपेंसेस थे, जैसे मान लीजिए बिजली का खर्चा, बिजली हमको मिला, बेनिफिट मिला हमको इस साल, हमने पैसा दिया। एम्प्लॉय की पगार, एम्प्लॉय ने काम करके दिया, हमने उसको सैलरी दिया। किराया भरना, हमने प्रॉपर्टी को यूज करा, किराया भरा, मतलब इसका बेनिफिट इसी साल मिलता जा रहा है। यहां पे साहब आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने लैंड खरीदी, आपने मशीन खरीदी, इसका बेनिफिट आपको आगे तक मिलता रहेगा। इसको हम एसेट बोलते हैं, इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब बच्चों क्या बोला गया, ये जो एक्सपेंसेस हैं, इन्हीं को एक और टेक्निकल टर्म में नाम दे दिया गया। कहा गया कि आज से आप इनको एक्सपेंसेस तो बोलोगे ही बोलोगे, साथ ही साथ आप इनको बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहने का मतलब हर वो खर्चा जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस साल में बेनिफिट देता है टू जनरेट द रेवेन्यू। मतलब आपको पैसा कमाने में अगर मदद होती है उस खर्चे से, तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एसेट्स, एसेट्स को साहब नाम दे दिया गया टेक्निकल टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओ हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया बच्चे ऐसा आउटफ्लो, ऐसा पैसा जाना जिसका बेनिफिट थोड़ा सा परमानेंट है, थोड़ा अश्योरेबल है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक, इस साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल तक बेनिफिट मिल सकता है। तो उसको साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम दे दिया। तो बच्चों यहां से हमारा टॉपिक बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बड़ा सिंपल हो गया, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमको इसी साल में मिल जाएगा, रेगुलर बेनिफिट मिल जाएगा। एंड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? ऐसे खर्चे, ऐसा आउटफ्लो जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलने वाला है। चलिए बच्चों, आज ये कुछ एग्जांपल देख लेते ताकि बात बेहतर समझ में आ जाए। इधर देखिए, मान लीजिए कि मैंने क्या करा, खुद के लिए मोबाइल खरीदा। अब जो मैंने मोबाइल खरीदा, तो मुझे बताइए जनाब, मोबाइल का बेनिफिट इसी साल मिलेगा कि अगले साल भी मिलेगा? सर अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, कम से कम सर 2-3 साल को पकड़ के चलो, इतना बेनिफिट मिलेगा। हाँ साहब, लंबे समय तक बेनिफिट मिल रहा है, एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। पर उसी मोबाइल को बच्चों मेरे को रिचार्ज कराना पड़ रहा है। रिचार्ज कराया, 1 महीने का बेनिफिट मिला साहब, खर्चा हो गया। फिर 1 महीने का फ्री चार्ज कराया, फिर बेनिफिट मिला साहब, खर्चा हो गया। तो बच्चे जो लगातार रिचार्ज वगैरह कराने पड़ रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे बताओ इस रिचार्ज का बेनिफिट मुझे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक मिल रहा है क्या? ना जी ना, इसका बेनिफिट मिल रहा है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक, मतलब इसी साल में आपको फायदा मिल जाता है। तो इसी मोबाइल का जो आप रिचार्ज कराते हो बच्चे, ये जो खर्चा हो जाएगा, ये खर्चा हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सही सर। ऐसी लेता हूं सर एग्जांपल, मान लीजिए सर हमने बिल्डिंग खरीदी। अब बताइए,
अगर बिल्डिंग खरीदी है दोस्तों तो बताइए क्या बिल्डिंग साहब आपके साथ लंबे समय तक टिकेगी? बिल्कुल सर, 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल आप पकड़ के चलो, बिल्डिंग लंबे समय तक साथ में रहने वाली है, मतलब फायदा लंबे समय तक मिलता रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर बच्चे हर साल बिल्डिंग पे जब दिवाली आती है मम्मी वगैरह पेंट करने को बोलते हैं, बताओ पुताई वगैरह होती है कि नहीं होती है, क्लीनिंग होती है कि नहीं होती है, रिपेयर छोटा मोटा कि हाँ भैया यहाँ से पानी का लीकेज हो रहा है, वहां से पानी का लीकेज हो रहा है, ये रिपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बिल्डिंग को मेंटेन करने में, एज इट इज कंडीशन के लिए बनाए रखने में आपको हर साल कुछ कुछ खर्चा करना पड़ता है, और उस खर्चे का बेनिफिट ऐसा नहीं होता कि पेंट आपने इस साल करा दिया 10 साल के लिए फ्री हो गया, ना जी ना, अगले साल फिर कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, लीकेज आपने भरवा दिया फ्री हो गया, ना जी ना, आपको फिर काम कराना पड़ जाता है। मतलब वो लगातार प्रोसेस चलता रहता है। तो मेरे बच्चे, जो आप बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए खर्चे करते हो, जिसको हम बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे, बच्चों ये हमारे क्या हो जाते हैं, इनका बेनिफिट बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता, इनका बेनिफिट छोटे समय तक ही मिलता है, इनका आपको इसी साल में फायदा मिल जाता है, तो इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद भाई साहब मान लीजिए हमने मशीन खरीद ली, जबरदस्त तरीके से मशीन खरीद ली। मशीन में क्या खरीदा? मशीन में हमने खरीदा बच्चों, मान लो एसी खरीद लिया। अब हमने अगर मशीन खरीदी तो बताओ क्या एसी मैंने 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने साल दर साल बेनिफिट मिलेगा? अरे सर मजा आता रहेगा, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, 5-7 साल तक हवा मिलती रहेगी सर, मजा आएगा। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर बच्चे उसी एसी को बच्चे मुझे हर साल गैस रिफिल कराना पड़ता है। गैस रिफिल जब मैं कराता हूं बच्चे, तो बताओ मैंने क्या एक बार गैस रिफिल कराऊंगा 3 साल तक फायदा मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा? अरे सर हर साल कराना पड़ेगा आपको, गैस रिफिल कराना पड़ेगा, उसको क्लीन कराना पड़ेगा, सर्विस कराना पड़ेगा आपको, ये हर साल कराना पड़ेगा, और इसका बेनिफिट आपको उसी साल में मिल जाएगा, अगले साल फिर से कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो खर्चा हो रहा है, ये जो पैसा जा रहा है गैस रिफिल वाला, ये पैसे का बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लंबे समय का नहीं है बच्चे, इसका बेनिफिट अभी के अभी मिलके खत्म हो जाना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल साहब। तो बच्चों ये होते हैं हमारे लंबे समय तक फायदा पहुंचाने वाले को हम बोल देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऐसा आउटफ्लो जिसका बेनिफिट हमको इसी पीरियड में मिलने वाला है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम्हारे तरीके का एग्जांपल देता हूं, बात समझ में बेहतर आ जाएगी। बच्चों मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे बताओ, गर्लफ्रेंड को साहब तुम्हें है ना वैलेंटाइन पे ये गिफ्ट देना पड़ता है, अगले महीने वो गिफ्ट देना पड़ता है, बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देना पड़ता है, ऐसे तुमको लगातार खर्चे करने पड़ते हैं। बताओ क्या गिफ्ट जो तुमने दिया है, एक गिफ्ट क्या 5-7 साल रहेगा, 10 साल रहेगा? अरे सर इसकी वैलिडिटी जरा सी, अगले महीने फिर देना पड़ेगा, उसके अगले महीने फिर देना पड़ेगा, लगातार गिफ्ट देने पड़ते हैं बच्चे। मतलब ये क्या हो गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे लगातार। पर बच्चे मान लो कि तुमने गर्लफ्रेंड को है ना शादी के लिए प्रपोज कर दिया, एंगेजमेंट रिंग पहना दी। अब बताओ एंगेजमेंट रिंग क्या बार बार देनी पड़ती है? ना 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 सर, एक बार भी चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, लाइफ टाइम चलती रहेगी। मतलब आपको अब उस एंगेजमेंट रिंग का बेनिफिट लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो बेटा कॉन्सेप्ट को? तो सर ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसको ढंग से समझ लिया तो ऑलमोस्ट हमारे 2 से 4 नंबर का जो पंगा है वो फ्री हो जाएगा। चलो बच्चों आ जाओ, मैंने आगे इसी को डिटेल में लिख रखा है, अच्छे से और समझाते क्वेश्चन लगाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लिखा सर? कहा एक्सपेंडिचर इंकर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको मैं 3 स्लाइड में समझाऊंगा ये, फिर इसके बाद मैंने और भी लिख रखा है ना। ठीक है, इधर एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इंप्रूविंग फिक्स्ड एसेट्स, ओ भाई सॉरी, फिक्स्ड एसेट्स दैट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड। ओ हो, कहा गया ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा आउटफ्लो जिसका फायदा मुझे क्या मिलेगा? बियॉन्ड 1 ईयर मिलेगा। बियॉन्ड 1 ईयर कहने का मतलब क्या हो गया? 1 साल से ज्यादा मिलेगा। इस साल अगला साल मिलते रहेगा, ऐसा 3-4 साल 2 साल मिलता रहेगा साहब। अरे हाँ कि ना? इसको सर हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? तो कहा गया कि इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इट इज शो इन दी बैलेंस शीट एज एन एसेट। हम इसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे गए मेरे बच्चे, क्या बोला गया? परचेस ऑफ लैंड, बताइए जमीन खरीदी लंबे समय के लिए, बिल्कुल साहब। परचेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल साहब। परचेस ऑफ मशीनरी, एकदम सही है, बोलिए साहब। क्या बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, लैंड खरीदना लंबे समय का है? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं, तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बच्चे को ये बात क्लियर होगी। तो पहली बात मैंने जो एम्फेसाइज की है वो यही की है कि अगर आपको खर्चे का फायदा लंबे समय तक मिल रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, छोटे समय तक का है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहली बात मैंने करी, अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सही। चलो साहब, इसके बाद अगली बात करता हूं, इधर देखना। नेक्स्ट बात उसी में कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही, ध्यान रखिएगा, all the necessary expenses incurred at the time of purchase of non-current assets should also be classified as capital expenditure। क्या मतलब इस बात का?
बोला गया बच्चे कि बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका बेनिफिट तो लंबे समय तक मिलेगा ही मिलेगा। कहा गया हर वो जरूरी खर्चा जो आपको करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। मैं एग्जांपल से बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए साहब की ये जमीन है जो हमको खरीदनी थी बिजनेस के लिए, साहब हमको ये लैंड खरीदना था साहब। इस लैंड की साहब वैल्यू आ गई मेरे बच्चे, मान लीजिए 10 लाख रुपए। कितनी आ गई बेटा? 10 लाख। 10 लाख की हम जमीन खरीदने जा ही रहे थे, हमने बोला कि हमारे पास एक एसेट आने वाला है, लंबे समय तक फायदा मिलेगा। हम लोगों ने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर है साहब कितने रुपए का? 10 लाख का। पर बच्चे इस जमीन को खरीदने के लिए मुझे वहां पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी बेटा? स्टैंप ड्यूटी। मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी मैंने पे करी 1 लाख की। बताओ ये 1 लाख की स्टैंप ड्यूटी पे करे बिना क्या बिल्डिंग मेरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंडेटरी है, नेसेसरी है, जरूरी है। तो साहब ये भी कॉस्ट में ऐड होगा। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख का नहीं माना जाएगा, 10 लाख प्लस 1 लाख की स्टैंप ड्यूटी भी मानी जाएगी। ऑल द नेसेसरी एक्सपेंडिचर व्हिच वी नीड टू इनकर एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ नॉन करेंट एसेट शैल आल्सो बी क्लासिफाइड। हर जरूरी खर्चा जो हमको इनकर करना पड़ता है जब हम किसी एसेट को खरीद रहे होते हैं, उसको भी कैपिटलाइज करा जाता है। नॉन करेंट एसेट को खरीद रहे होते हैं। अरे हाँ कि ना? और एग्जांपल ले तो बच्चे, जब बिल्डिंग खरीदूंगा तो मुझे बताओ क्या मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा? अरे साहब किसी ना किसी दलाल के थ्रू आप बिल्डिंग खरीद रहे होगे, उसको दलाली तो पे करनी पड़ेगी। सर हम नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। अरे ये बातें नहीं कर रहे, ठीक है? ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज साहब मान लीजिए 50,000 का ब्रोकरेज है। कितने का बेटा जी? 50,000 का ब्रोकरेज है। तो 50,000 का जो ब्रोकरेज है ये भी मैंडेटरी पे करने को है साहब। तो भैया ये बोला जाएगा कि आपको बिल्डिंग कितने की पड़ी? 10 लाख की बिल्डिंग, 1 लाख की स्टैंप ड्यूटी और 50,000 का ब्रोकरेज भी आएगा। तो टोटल जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो माना जाएगा 10 लाख नहीं, वो माना जाएगा 11,50,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात साहब। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए साहब, इधर देखिएगा, एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? मान लीजिए भाई साहब ये जो है ये इंदौर है, ठीक है? ये जो है ये भोपाल है। हमने एक मशीन खरीदी। अब हमने जो मशीन खरीदी साहब वो इंदौर से खरीदी है, उसको भोपाल तक लेके आना है। अब वो मशीन जो हमने खरीदी है वो ये रही मशीन, और ये मशीन की कॉस्ट पड़ रही है 1 लाख। मतलब बताइए मशीन का बेनिफिट छोटे समय का, लंबे समय का? लंबे समय का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको लेके तो कोई डाउट है ही नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अब इस मशीन को यहां से यहां तक लेके आना है बच्चे। हमने तय करा कि हम लोग बाय रोड लेकर आएंगे। ये देखो मैंने प्यारा सा रोड बना दिया, बाय रोड हम इसको यहां पे लेके आएंगे। मेरा सवाल ये, क्या ये मशीन को यहां लाए बिना मशीन ऑपरेट हो सकती है? नहीं हो सकती है। मतलब मशीन को यहां लाना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो क्या मशीन को यहां से यहां लाने में खर्चा होगा? बिल्कुल होगा सर। आपको यहां पे बड़ा सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा। मैंने बोला सही बात है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस देना पड़ेगा। सर आपको यहाँ पे टोल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, वो भी सही बात है, टोल टैक्स वगैरह खर्चे देने पड़ेंगे। सर आपको यहाँ पे हो सकता है सर आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाए, आपको इंश्योरेंस कवर लेना पड़ जाएगा सर, इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस फॉर द ट्रांजिट, मतलब सफर के लिए इंश्योरेंस वगैरह मैंने करा के रखा हुआ है, ठीक है? और सर इसके अलावा भी एक जो छोटे मोटे खर्चे, मतलब उसको लोड अनलोड करना, फ्रेट वेट, ऐसे कुछ खर्चे साफ करने पड़ेंगे। अब बच्चे ये जो खर्चे हैं बताओ क्या मैं इनको अवॉइड कर सकता हूं? बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकता। मान लीजिए खर्चे पूरे के पूरे हुए 20,000 रुपए के। अब मेरा सवाल ये कि मशीन है कितने की? 1 लाख की 1,20,000 की? तो हमको बताया गया कि अब से ये मशीन जो है 1 लाख की पड़ी थी, 20,000 के जरूरी खर्चे थे। इसका मतलब ये मशीन कितने की मानी जाएगी? 1,20,000 की मानी जाएगी। तो कहा गया ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस व्हिच वी नीड टू इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट शैल आल्सो बी कैपिटलाइज्ड। इनको भी कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक है भाई साहब? अच्छा कब माना जाता है? एट द टाइम ऑफ परचेज। क्या ये बात क्लियर है? तो इधर देखिए एग्जांपल लिखा है, स्टैंप ड्यूटी ऑन प्लॉट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीन, ये सब भी आपके क्या होते हैं? कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। ये कब माने जाएंगे? एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। एकदम सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही पूरी की पूरी बहस है दोस्तों, इसको ही हमको जबरदस्त तरीके से समझना है। ये समझ लिया तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? इधर देखिए तीसरा, all those expenses which helps to increase the life of assets are also capitalized। जबरदस्त क्या बोला गया साहब? बोला गया हर वो खर्चा, हर वो जेब से गया पैसा
अगर आपके एसेट की लाइफ बढ़ा देता है, अगर आपके एसेट को है ना आगे तक लेके जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, आपकी फ्यूचर कॉस्ट डाउन कर देता है, तो ऐसे खर्चे को भी कैपिटलाइज करा जाएगा। क्या मतलब इस बात का? इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, ये है बिजनेस। बोला गया ऑल दोस एक्सपेंसेस, मैं अच्छे से लिखता हूं, ऑल दोस एक्सपेंसेस which helps to increase the life of asset। ऐसा खर्चा जिससे आपके एसेट की लाइफ बढ़ जाए साहब। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, इंक्रीज द लाइफ ऑफ एसेट। मान लीजिए कि भैया मेरी पास एक जबरदस्त ट्रैक्टर, ये देखो एक जबरदस्त ट्रैक्टर है, ये रहा, ठीक है। इस ट्रैक्टर के इंजन में डिफॉल्ट हो गया। क्या डिफॉल्ट हो गया साहब? इंजन। अब मैंने क्या करा कि इसका इंजन ही चेंज करा लिया। अगर इंजन चेंज नहीं कराऊंगा तो मेरा ट्रैक्टर है ना दुम 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 करके बंद होने लगा, खराब होने लगा, बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहा। मैंने इंजन चेंज कराने से पहले दिखवाया इसको, तो इन लोगों ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर 2 साल और चलेगा, इसके बाद ये ट्रैक्टर बोल जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। मैंने बोला कि भैया इसका इंजन है ना चेंज कर दो, आप इसका इंजन नया डाल दो। उन्होंने नया इंजन डाला। नया इंजन डालने के बाद ट्रैक्टर जबरदस्त चल रहा है। उन्होंने बोला कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, अब 5 साल के लिए आप फ्री हो गए। बताओ क्या मेरे डिसीजन से, मेरे खर्चे से मेरे एसेट की लाइफ बढ़ी कि कम हो गई? बढ़ गई सर। पहले 2 साल की थी, 3 साल और बढ़ गई। तो साहब अब आपकी लाइफ हो गई 5 साल। तो बोला गया कि अगर कोई खर्चा जो आपके एसेट की वैल्यू को, आपके एसेट की लाइफ को बढ़ाता है, इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। बोलिए साहब हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए भैया ये है ना बिल्डिंग, क्या है बच्चे? प्यारी सी बिल्डिंग है। ये देखिए, ये बिल्डिंग है। अब ये जो बिल्डिंग है ना साहब, ये बिल्डिंग है ना जबरदस्त तरीके से डैमेज हो गई है, बहुत ज्यादा बारिश वगैरह झेल चुकी है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हमने क्या करा, इस बिल्डिंग में वापस से बिल्डिंग को है ना पूरा रिकंस्ट्रक्ट की जगह वापस से इसमें अच्छे मजबूत पिलर डलवाए, बड़ा काम करवाया, अच्छे से पिलर विलर का सपोर्ट अपोर्ट दिलवा दिया, सब कुछ करवा दिया। अब उन्होंने बोला कि हाँ अब दिक्कत नहीं, 10 साल के लिए आप फ्री हो गए। पहले वो बोल रहे थे कि 3 साल में हो सकता है बिल्डिंग आपकी गिर जाए। अरे हाँ कि ना? अब कह रहे हैं 10 साल के लिए फ्री हो गए, मतलब 7 साल की और जिंदगी बढ़ गई। तो साहब आपकी बिल्डिंग की लाइफ 10 साल हो गई। क्या आपके करे हुए खर्चे से आपके एसेट की लाइफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। तो ये खर्चा भी क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि हर खर्चा जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रॉमिस करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहां इंजन का चेंज करने से आपके फ्यूचर के बेनिफिट बढ़ गए, यहां पे बिल्डिंग को आपको पिलर डालने से आपके फ्यूचर के बेनिफिट बढ़ गए, फ्यूचर का मजा बढ़ गया। तो साहब ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, पहली बात क्लियर हो गई। चलो दूसरी बात कर लेते हैं। एक ही जैसी बातें हैं, है ना? एनी एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एसेट shall also be capitalized। हो, अगर आपने कोई खर्चा करा और उस खर्चे की वजह से क्या हो रहा है, आपके एसेट की एफिशिएंसी बढ़ रही है, एसेट जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, तो साहब इसको भी आप कैपिटलाइज कर दोगे। इसको भी आप क्या कर दोगे बच्चे? कैपिटलाइज कर दोगे। जैसे मेरे बच्चे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये कूलर है, ठीक है, ये कूलर है, ये देखो ये जबरदस्त सा कूलर हो गया, ठीक है। इस कूलर में यहां पे है ना जबरदस्त मोटर लगी। क्या लगी बेटा? मोटर। अब बताइए, कूलर को हर साल हम लोग क्या करते हैं? कूलर में ऑयलिंग करते हैं। कूलर में हर साल क्या करते हैं हम लोग? इसका जो इधर उधर ना आपको पता होगा घास वगैरह लगता है ना, कुछ कुछ उसको बोलते हैं, हम उसको चेंज करते हैं। ये हर साल करते हैं और हर साल करना पड़ता है। मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये करो, इसका फायदा आपको 1 साल तक मिलता है, इसके आगे फायदा नहीं मिलता, ये नॉर्मल खर्चा। इस साल क्या हुआ कि हमने कूलर की है ना मोटर चेंज करने का सोचा। बोला कि मोटर है ना ज्यादा बेहतर काम नहीं कर रही है, मोटर चेंज कर देते हैं। काम कर रही थी मोटर पर, ज्यादा बेहतर नहीं करती। जैसे ही मोटर ने काम करना शुरू करा, कूलर की एफिशिएंसी बढ़ गई। बताओ कूलर की एफिशिएंसी, कूलर की लाइफ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो फ्यूचर का फायदा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो साहब इसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चे मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है साहब? कंप्यूटर के अंदर है ना आपकी जो है ना रैम वगैरह कमजोर पड़ रही है, आपके है ना इंटरनल सिस्टम थोड़े से वीक पड़ रहे हैं। आपने क्या करा? उसको निकाल के वहां पे ग्राफिक कार्ड वगैरह लगवा दिए, रैम वगैरह और बूस्ट हो गई आपकी।
अब बताइए ये जो आपने पैसा लगाया इससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कंप्यूटर की एफिशिएंसी डेफिनेटली आपकी बढ़ गई भैया, तो इसको भी क्या बोल दिया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दिया जाएगा साहब, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो हर वो खर्चा जो आपके एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। ठीक है। तीसरा, और वो खर्चा जो क्या करता है? फ्यूचर की कॉस्ट रिड्यूस करता है। फ्यूचर की क्या रिड्यूस करता है बेटा? कॉस्ट रिड्यूस करता है। हर वो खर्चा जिससे आपके आने वाले भविष्य में कम खर्चा होगा, कॉस्ट रिड्यूस करेगा, इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। मेरे बच्चे समझ लेते हैं जबरदस्त तरीके से, है ना? क्या बोला गया भैया? कहा गया कि मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, मेरे को लगा कि यार फ्यूचर में हमेशा बिजली बिजली का दिक्कत रहता है, मैंने सोलर पैनल लगवा लिया। अगर मैंने सोलर पैनल लगवा लिया तो बताओ फ्यूचर में मेरा बिजली का खर्चा कम आएगा कि ज्यादा आएगा? सर कम आएगा। भैया ये जो सोलर पैनल का खर्चा है ना, ये मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है फ्यूचर की, इसको मैं क्या बोल दूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे यहाँ पे क्या हो गया कि मान लीजिए अटेंडेंस सिस्टम में क्या हुआ कि मेरे को है ना एक वर्कफोर्स लगती है, एक इंसान को बिठाना पड़ता है, वो अटेंडेंस लगाता है काउंट करता रहता है। मैंने देखा यार हर महीने उसकी पगार जा रही है यार सिर्फ अटेंडेंस लगाने की वजह से। मैंने यहाँ पे है ना एक कैमरा लगवा दिया, कैमरे से बोला कि अब कैमरे से अटेंडेंस लगेगी, लोग आएंगे उनकी फोटो खींचेगी और अटेंडेंस लग जाएगी। अब बताओ जो मैंने कैमरे में खर्चा करा फॉर सपोज 10,000 का, इसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक फ्यूचर तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है। इसकी वजह से मेरी दूसरी कॉस्ट कम हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो रही है सर आपकी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो बच्चे इनको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अब हमने पूरी तरीके से डिफाइन कर लिया है। आ जाइए, मैंने आपको क्या पढ़ाया मैं आपको एक बार शॉर्ट में सम अप कर देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। पूरी मेहनत इसी पे। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जिसका बेनिफिट आपको बियॉन्ड 1 ईयर मिलता रहे, मतलब 1 साल के आगे मिलता रहे। अगर कोई भी चीज जिसका मजा आपको बियॉन्ड 1 ईयर मिल रहा है, यू कैन से कि साहब ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहली बात साहब। दूसरी बात कहा गया एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आप परचेज करते हो, क्या परचेज करते हो? नॉन करेंट एसेट्स आप परचेज करते हो। आप लैंड खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, मशीन खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो। ऐसी चीजें जब आप खरीदते हो, आपको जो भी खर्चे इंकर करने पड़ते हैं, आपको जो भी नेसेसरी खर्चे इंकर करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई, आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है, जो भी नेसेसरी एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, ये भी क्या माने जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। अरे हाँ कि ना? थर्ड नंबर पे हो गया, जो भी चीजें आपके एसेट्स की लाइफ इंक्रीज कर रही है, जिंदगी बढ़ा रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है और बेहतर वो काम कर पा रहा है। और साहब तीसरे नंबर पे फ्यूचर कॉस्ट, भविष्य की कॉस्ट को रिड्यूस कर रही हैं, ऐसे सारे के सारे खर्चे को भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे मेरे बच्चे। तो ये हो गया पूरा का पूरा परफेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर समझने का तरीका कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या माने जाएंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है साहब, चलिए आगे आते हैं, फटाफट बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। फटाफट निपटेंगे। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग बिजनेस। ओहो हो, रेगुलर एक्सपेंडिचर बच्चे। रेवेन्यू स्टैंड फॉर रेगुलर, ऐसे खर्चे जो रोजमर्रा में एक धंधे को करने पड़ते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। टू मीट आउट द डे टू डे रनिंग एक्सपेंस। अरे सर जैसे अरे एम्प्लॉय को सैलरी देना है, अरे सर जैसे अरे मकान मालिक को किराया देना है, बिजली वाले को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, चाय वगैरह का खर्चा भरना है। अरे इन खर्चों का फायदा अभी क्या भी मिलेगा? रोज के खर्चे हैं भाई साहब, ये हर महीने लगे रहते हैं। तो भैया ये हो गए हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मल एक्सपेंसेस आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पक्की बात, इनका मजा यहीं की यहीं मिल जाता है। ठीक है, बेनिफिट लास्ट ओनली इन दी करेंट ईयर, इसी साल में मिल जाता है बेनिफिट। पक्की बात है। इनको कहां रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? इस साल के खर्चे हम सबने पढ़ के रखा है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? हम करंट ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, करंट ईयर की अकाउंटिंग में करंट ईयर की सारी इनकम में से हम किसको माइनस करेंगे? करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस को। तो करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस यही तो हैं, तो इन्हीं को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके माइनस कर देते हैं साहब। उसको वहीं पे जाके हम नेट प्रॉफिट को डिफाइन कर लेते हैं। पक्की बात। तो इनको बोल दिया गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो आ जाओ, अब एक और बला है साहब, इधर देखना बच्चे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मिक्स ब्रीड है साहब, इधर देखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या बला है सर? चैप्टर का नाम था कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कहां से आ गया? अरे छोटा सा दे रखा है, जरा सा डिस्कशन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं जिनके अंदर एसेट वाले गुण हैं,
प्लस साथ ही साथ जिनके अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो एक्सपेंसेस वाले भी हैं। ओहो, दोनों के सेल्स हैं, एसेट्स के और एक्सपेंसेस के, उनको हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दिया। मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे आउटफ्लो जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले सेल्स हैं प्लस जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले भी सेल्स हैं, इनको साहब हमने बोल दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझते हैं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, बोला गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा दीजिए, मैं आपको तुरंत समझाता हूं बच्चे। बच्चे मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस का नाम है कोलगेट। क्या नाम बिजनेस का बेटा? कोलगेट। मैंने क्या करा, मैंने है ना एक साल सोचा कि यार मुझे अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना है। मैंने है ना एक जबरदस्त अमाउंट, बड़ा हैवी अमाउंट अपने पास से लगा दिया एडवर्टीजमेंट में। तो मैंने है ना एक साल बड़ा हैवी इन्वेस्ट कर दिया, बहुत हैवी इन्वेस्ट कर दिया, अच्छा खासा पैसा लगा दिया साहब। अरे हाँ कि ना? अब जो ये हैवी इन्वेस्ट करा है, एडवर्टाइज करा है, प्रचार प्रसार करा है, तो ये एडवर्टीजमेंट का बताइए मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर डेफिनेटली मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, मिलेगा। चलिए इधर देखिए, मैंने बना दिया ग्राफ, बताइए करंट ईयर में फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मान लीजिए मैंने खर्चा करा था 1 करोड़ का। कितना करा था साहब? 1 करोड़। सर 1 करोड़ बहुत होता है हमारे लिए, बहुत है यार। 1 करोड़ का खर्चा करा था। 1 करोड़ का अगर हमारे पास से पैसा गया, बताइए क्या इसका फायदा मिलेगा? हाँ, इसका करंट ईयर में फायदा मिल रहा है। अगर करंट ईयर में फायदा मिलेगा तो क्या बोलोगे? एक्सपेंस। क्या बोल दोगे? एक्सपेंस। अरे करंट ईयर में बेनिफिट मिल रहा है, हमने बोल दिया एक्सपेंस। ठीक है, फिर बच्चे यहीं तक नहीं रोकी गाड़ी, बताइए मुझे क्या फ्यूचर में भी फायदा मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा सर। हमने एक बचपन में एडवर्टीजमेंट देखा था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, हम आज तक चिल्लाते आ रहे हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब उसका फायदा आज तक मिल रहा है। किस एडवर्टीजमेंट का फायदा किस साल तक मिलेगा, कब तक मिलेगा पता नहीं, पर फ्यूचर में फायदा मिलेगा। अब क्योंकि फ्यूचर में भी फायदा मिल रहा है साहब, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एसेट भी हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। पर क्या आप मुझे बता सकते हो फ्यूचर में 5 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल कितना ज्यादा फायदा मिलेगा? नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हो एकदम सर्टन कितना फायदा मिलेगा? 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का? नहीं। इसका मतलब कितना फायदा कब तक मिलेगा सर्टन नहीं है। एसेट तो है बट एकदम एसेट नहीं है साहब। जैसे एक लैंड है, 5 साल के बाद साहब लैंड की वो चला जाएगा, 10 साल के बाद लैंड चला जाएगा, बिल्डिंग है 10 साल के बाद चली जाएगी, ऐसा मान के चलो। तो वो उसकी लाइफ सर्टन होती है, लैंड हमारे लिए सर्टन है, मतलब हमने 10 साल का एग्रीमेंट कर रखा था। ठीक है, 10 साल का हमने एग्रीमेंट पे लैंड ले रखा, चला जाएगा। बिल्डिंग 10 साल की लीज पे ले रखी, चली जाएगी। तो उसकी लाइफ सर्टन है, उसके बेनिफिट सर्टन है मेरे बच्चे। इसकी लाइफ सर्टन नहीं है, इसके बेनिफिट सर्टन नहीं है, इसीलिए बोल दिया गया कि इसके अंदर एक्सपेंस वाले गुण भी हैं, एसेट वाले गुण भी हैं। तो साहब ये क्या हो जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी डेफर्ड डाल दिया। अरे हाँ कि भैया इसको थर्ड कैटेगरी में डाल देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सारे नहीं होते, 1-2 ही होते हैं साहब। सर इसका ट्रीटमेंट क्या करा जाता है? मेरे बच्चे इसको आप है ना बैलेंस शीट में दिखाते हो, एज दिखाते हो बैलेंस शीट में कि हाँ भैया हमारे पास है ना एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसा दिखाते हो। आपने याद आ गया होगा आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। फिर क्या करते हो सर? फिर बच्चे आप इसको 2 साल, 5 साल, 7 साल में धीरे धीरे करके आप इसको है ना अमोर्टाइज करते जाते हो। अमोर्टाइज करने का मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे करके आप इसको खत्म करते जाते हो। फॉर सपोज ये 1 करोड़ का था, हमने 5 साल में अमोर्टाइज कर दिया, मतलब हर साल 20-20 लाख का हम इसको खत्म करते जाएंगे। अरे हाँ कि ना? तो इसको कहा गया साहब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मेरी बात समझ में आती है? डन। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, पहले इधर देखना। बोला गया कि मान लीजिए ये डेट है, ये डेट है 1/4/2024। यहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ, यहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ, जबरदस्त। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ यहां से। अब क्या होता है बच्चे, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़े सारे खर्चे आपको पहले से भी करने पड़ते हैं। जैसे सर बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बिजनेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, बड़े सारे खर्चे, कंपनी बनानी पड़ेगी। आपने कुछ खर्चे इसके पहले करे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। यहां पे आपने क्या करा साहब? लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करा, लाइसेंस वगैरह को लेके आने के लिए पैसा वैसा दिया। आपने क्या करा? बिजनेस के रजिस्ट्रेशन कराए, बिजनेस का जन्म वनम हुआ साहब। आपने क्या करा? इसके अलावा भी कुछ पैसा यहां वहां खर्च हुआ साहब। बिजनेस के लिए, मार्केट वगैरह के लिए, सैंपल निकालने के लिए, कहां से अच्छा माल मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। रिसर्च पे अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया। ये पैसा हमने निकाला कि कितना पैसा खर्च हुआ, तो पता चला 1 लाख रुपए। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, मतलब जन्म से पहले का खर्चा। तो बिजनेस का जन्म यहां हुआ, इसके पहले का खर्चा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पता करते हैं। बताइए क्या इस जो आपने खर्चा करा, क्या इसका फायदा आपको करंट ईयर में मिल जाएगा क्या साहब? नहीं, रजिस्ट्रेशन है, हमेशा रहेगा साहब। क्या इसका फायदा लंबे समय तक मिलता रहेगा? बिल्कुल मिलता रहेगा, मतलब बियॉन्ड 1 ईयर भी आपको फायदा मिलता रहेगा। मतलब ये आपको करंट ईयर में फायदा देगा, उसके बाद भी फायदा देगा सर। भैया ये तो क्या हो गया। इसके बाद एक और मैटर मुझे बताइए, हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑल द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर शुड बी चार्ज विद द इनकम ऑफ करंट ईयर। तो एक्सपेंस और इनकम जो आप चार्ज करोगे वो 1/4/24 से चार्ज करोगे जब धंधा शुरू हुआ। उसके पहले जो धंधा शुरू ही नहीं हुआ था तब के खर्चे थोड़ी आप P&L से चार्ज कर सकते हो। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? जितने पीरियड के लिए आपकी इनकम हुई है उतने ही पीरियड के खर्चे आपको चार्ज करने हैं। तो यहां से बिजनेस स्टार्ट हो, यहां से खर्चे आप चार्ज करोगे, उसके पहले के खर्चे को आप P&L से चार्ज भी नहीं कर सकते। तो समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या करें, तो इसको नाम दे दिया गया अगेन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहा कि इसमें एसेट और एक्सपेंस दोनों के गुण हैं, तो आप क्या करोगे, अगेन इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दिया जाएगा एज अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मान लीजिए 1 लाख रुपए का, और फिर साल दर साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे 5-7 साल में धीरे धीरे करके इसको खत्म कर दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा अमोर्टाइज करना। अरे हाँ कि ना बच्चों? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आज ये पढ़ लीजिए फटाफट। देखिए क्या बोला गया। अब बिग deferred revenue expenditure क्या होते हैं? A big one-time expense whose benefit last for a few years but is not asset in the real sense। मतलब इसके बेनिफिट आपको कुछ समय तक मिलेंगे, कुछ सालों तक मिलेंगे, बट वो रियल सेंस में एसेट नहीं। रियल सेंस में एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बेनिफिट्स सर्टेन नहीं है, कोई बता नहीं सकता कितने पैसे का बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बेनिफिट का पीरियड कब तक मिलने वाला है ये भी सर्टेन नहीं है, ये नहीं पता कितने पीरियड तक बेनिफिट मिलने वाला है। अरे हाँ कि इनिशियली शो एज एसेट, आप शुरुआत में उसको क्या दिखाते हो? बैलेंस शीट में आप उसको एसेट दिखाते हो, ठीक है। देन अमोर्टाइज ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे उसको अमोर्टाइज करते हो, मारते जाते हो। एग्जांपल्स, हैवी एडवर्टाइजमेंट एट लॉन्च। लॉन्च का मतलब कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने में बड़ा सारा खर्चा कर दिया या कभी बड़ा सारा खर्चा कर दिया। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बोलिए मेरे बच्चों, क्या बात समझ में आती है आपको? जबरदस्त तरीके से। तो 3 हो गए सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीनों हमने जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया। अभी 2 और हैं छोटे छोटे से, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, उनको और कर लेते हैं। वो भी नॉर्मली है, बड़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। इधर देखिए, अगला है कैपिटल रिसिप्ट। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर? आपके सामने के स्टेटमेंट दे देगा और वो पूछेगा ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। आपको बताना पड़ेगा। आप कब बता पाओगे? जब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है बेटा, चलो कैपिटल रिसिप्ट की बात कर लेते हैं बच्चे। कैपिटल रिसिप्ट को क्या बोला गया? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है सर? तो कहा गया धंधे के लिए 2 तरीके की रिसिप्ट होती है। इधर देखना बच्चे, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस बड़ी मेहनत करता है, उसके पास पैसा आता है। पैसा आता है तो हम इसको बोलते हैं इनफ्लो। क्या आता है पैसा बेटा? इनफ्लो। अगर पैसा आ रहा है रेगुलर ऑपरेशन से, कहां से पैसा आ रहा है बच्चे? रेगुलर ऑपरेशन, मतलब आपके डे टू डे ऑपरेशन, रोजमर्रा के कामों से अगर पैसा आ रहा है, जैसे साहब, जैसे भाई साहब सेल ऑफ गुड्स, आप रोज सामान बेच रहे हो, पैसा आ रहा है। जैसे साहब इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको साहब ब्याज मिल रहा है। जैसे साहब रेंट रिसीव, रोज का पैसा मिल रहा है आपको। मेरे बच्चे, ऐसा पैसा जो आए दिन आपको मिलता है, रेगुलर नेचर का है, हर साल मिलता रहता है, ऐसे पैसे को हम रेगुलर पैसा बोलते हैं। और साहब इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारी बुक्स में इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? इनकम। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, हम इसको इनकम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकम को ही सर हमारी किताबों में टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है रेवेन्यू रिसीव्ड। क्या बोला जाता है बेटा जी? रेवेन्यू रिसीव्ड। कि हाँ भैया ये वो है जिसकी दम पे हमारा रेवेन्यू टिका हुआ है, रेवेन्यू की रिसीव्ड से सारी की सारी। क्या पक्की बात है? इसके बाद बिजनेस के पास एक और जगह से पैसा आता है, बड़ा पैसा आता है। जैसे साहब बिजनेस के पास पैसा आया, ये कभी कभी आता है, ये है ना रेगुलर नहीं, ये बड़ा इरेगुलर है। देखिए जैसे साहब मान लीजिए सेल ऑफ लैंड, अरे भैया आपने लैंड ही बेच दिया। जैसे साहब सेल ऑफ फर्नीचर, आपने उठा के फर्नीचर बेच दिया। जैसे साहब सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने साहब उठाया बिल्डिंग को ही बेच दिया। इन चीजों को बेच के जब पैसा आता है मेरे बच्चे, या फिर मान लीजिए लोन फ्रॉम बैंक, आप बैंक से लोन लेकर आ गए।
लोन फ्रॉम ताऊजी, अरे आप किसी ताऊजी वगैरह से लोन लेकर आ गए, किसी दोस्त से लोन लेकर आ गए। ये जो पैसा है बच्चे, क्या आमतौर पे बिजनेस रेगुलर लेता है? नहीं, ये कभी कभी होता है, एक्सेप्शनल पैसा है। तो भैया इससे जो पैसा आता है इसको हम लोग है ना लाइबिलिटी बोल सकते हैं। ऐसे पैसे को हम लोग है ना कैपिटल रिसीव्ड भी बोल सकते हैं। लाइबिलिटी थोड़ा सही वर्ड नहीं होगा, लाइबिलिटी को मैं हटा देता हूं एक पल के लिए, ठीक है, बट कैपिटल रिसीव्ड बोल सकते हैं। पक्की बात है, ये पैसा हमारी लाइबिलिटी और हमारी कैपिटल को इंपैक्ट डालता है। ठीक है बेटा, लाइबिलिटी और कैपिटल पे इंपैक्ट डालता है, इसको हम कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं। आ जाइए फटाफट पढ़ लेते हैं। इधर देखिए, रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू तो पहले कैपिटल था, कैपिटल रिसीव्ड देखिए, इनफ्लोस मतलब पैसा आना, दैट इंक्रीज कैपिटल, या तो उससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, या फिर साहब हो सकता है लाइबिलिटी बढ़ जाए। साहब लोन वगैरह लेकर आए आप तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल ऑपरेशन, आपके बिजनेस के रोजाना ऑपरेशन रिलेटेड नहीं है, बड़ा इरेगुलर है, बड़ा नया सा है, ठीक है। तो इरेगुलर है एंड रिलेटेड टू रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। शो इन दी बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, P&L में दिखाते नहीं है, ठीक है भैया। इधर देखिए एग्जांपल्स, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू कर दिया आपने, बताओ रोज करते हो क्या? नहीं सर, 5-7 साल में एक बार करते हैं, पैसा आता है, बढ़िया बात है। लोन लेके आ गए, सेल ऑफ मशीनरी, लोन फ्रॉम बैंक, ये सारी की सारी चीजें मेरे बच्चे क्या हो गई, कैपिटल रिसीव्ड हो गई। बिल्कुल सही है सर। आ जाइए आगे चलता हूं मैं फटाफट। रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड ने क्या बोला क्या सर? इनफ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। ओहो हो, इनफ्लो मतलब पैसे का आना, कहां से आना? रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से, डे टू डे एक्टिविटी से पैसे का आना, मतलब हम इसको बोलते हैं हमारा रेवेन्यू रिसीव। जैसे हमने क्या बोला था, सेल ऑफ गुड्स, जैसे हमने क्या बोला था, इंटरेस्ट रिसीव होना, रेंट रिसीव होना, ये सारी चीजें रिसीव होना बच्चे क्या हो जाता है हमारे लिए, रेवेन्यू रिसीव हो जाता है। इसको हम कहां लेके जाते हैं? इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं इसको, क्योंकि हम नॉर्मल इनकम बोलते हैं हमारी। अरे हाँ की ना, डन साहब, पक्की बात है, पक्की बात है। चलिए आज ये बच्चे, ये दोनों इजी थे इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दिया। अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ जाएगा तो कहानी वैसे आधी ज्यादा खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की, डन। इसके बाद में छोटे छोटे कुछ जबरदस्त क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं आपके लिए, उसको आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको है ना एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट वीडियो पढ़ने के बाद आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल के सारे इलस्ट्रेशन और आपके जो बैक एक्सरसाइज है उसको फटाफट ओरल निपटा लीजिएगा। ओरल चैप्टर है, आपको कुछ लिख के करने की जरूरत नहीं है, ओरल निपटा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आंसर प्रेजेंटेशन कैसे होती है, प्लस आपको कॉन्सेप्ट का पूरा एप्लीकेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और 2 से 4 नंबर आपके हो जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला ओवरऑल एक्सपेंसेस। ओवरऑल एक्सपेंसेस का मतलब होता है मेरे बच्चे मेजर एक्सपेंस, यही लैंग्वेज वगैरह के लिए इनको रखा है मैंने, मेजर एक्सपेंस, बड़े खर्चे, ठीक है। ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन ने बोला कि हमने ओवरऑल एक्सपेंस करे हैं सेकेंड हैंड मशीनरी पे, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? मेरे बच्चे मान लीजिए सेकेंड मशीनरी कोई भी है, सेकेंड हैंड कार है, अगर सेकेंड हैंड कार पे आपने कुछ मेजर खर्चे करे हैं, ये देखिए मेजर खर्चे कर रखे, बड़े खर्चे कर रखे, इंजन चेंज करा लिया आपने, बॉडी चेंज करा लिया आपने, तो भैया इन खर्चों से आपकी जो कार होगी उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई होगी, उसकी लाइफ बढ़ गई होगी। तो ये जो खर्चे हैं बच्चे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो लिखा गया है फॉल्स, ये क्या है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, डन। इसके बाद सेकंड बोला मनी इज स्पेंट टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी, हमने पैसा खर्च करा टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। अच्छा, कहा कि हम लोगों ने कुछ पैसा लगाया, फॉर सपोज मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस ने क्या करा, कुछ पैसा खर्च करा, स्पेंड करा, ठीक है। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि हमारे वर्किंग एक्सपेंस, वर्किंग एक्सपेंस का मतलब रोजाना के खर्चे क्या हो जाएं, कम हो जाएं बच्चे। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ऐसा खर्चा जहां पे आपका ये सोचना है कि फ्यूचर की कॉस्ट कम हो जाए, फ्यूचर के खर्चे कम हो जाए, तो भैया इसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि ये मेरा ऑफिस है, यहां पे मैंने है ना 2 एम्प्लॉय रखे हुए, इनका काम क्या है, अटेंडेंस लेना। ये जब अटेंडेंस लेते हैं साहब रोज का, तो मेरे को इसको पे करना पड़ता है महीने का 10,000, इसको पे करना पड़ता है 10,000, तो टोटल मेरी कॉस्ट आती है 20,000। 20,000 खर्चा मेरा हर महीने का आता है। मेरे पास एक कोई आता है, वो कहता है कि साहब मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ, एक है ना ऑटोमेटिक अटेंडेंस मशीन लगा देता हूँ, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज मशीन में है ना फेस आएगा और काम हो जाएगा साहब आपका, तो आपको 2 एम्प्लॉय अलग अलग टाइम पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत सही चीज है सर।
मैंने मशीन लगवा ली, मैंने 50,000 की मशीन लगवा ली, 50,000 की मैंने ऑटोमेटिक मशीन लगवा ली। बताओ इस मशीन से क्या मेरी कॉस्ट रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल रिड्यूस हुई। तो मेरे बच्चे इसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो देखिए क्या बोला, इफ इट रिड्यूस द फ्यूचर कॉस्ट तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ लिखा है सोलर पैनल्स, हमने बताया था सोलर एग्जांपल भी कि अगर हमारा बिजली का बहुत सारा खर्चा आता है और उस खर्चे को हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमने बोला हम पैनल लगवा लेंगे ऊपर। अगर आपने पैनल लगवा ली ऊपर तो एक बार तो खर्चा आएगा पर उस खर्चे से फ्यूचर की कॉस्ट रिड्यूस होगी, इसलिए उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। बड़ी सही बात है, ठीक है। थर्ड, लीगल एक्सपेंसेस टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। साहब लीगल, ठीक है, बोला गया प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं सर? परचेज कर रहे हैं। अरे हाँ कि ना? मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आपको कोई भी खर्चा इंकर करना पड़ता है तो खर्चा भी क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा, पक्की बात है। फिर लॉयर फी, भैया लॉयर को फी देनी पड़ी टू डिफेंड स्वीट फॉर द फैक्ट्री साइट ओनरशिप इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब मान लीजिए कोई केस वगैरह चल रहा है, वहां पे हम लॉयर को फी दे रहे हैं साहब, है ना, फैक्ट्री साइट वगैरह के लिए। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? भाई साहब लॉयर है, लॉयर आपको सर्विस दे रहा है, आपने उसको फी पे कर दी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000। क्या इस सर्विस से आपको क्या हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा? नहीं सर, उसकी वजह से केस जीत रहे हैं। अरे बच्चा ऐसा नहीं होता। सीए को आप फी पे कर रहे हो, लॉयर को आप फी पे कर रहे हो, ऑडिटर को ऑडिट फी पे कर रहे हो, इन सारी की सारी फी जो है आपको हर साल पे करनी पड़ती है। अगर वो केस अगले साल चलेगा तो अगले साल फिर पे होगी, उसके अगले साल चलेगा तो अगले साल फिर पे होगी, उसके अगले साल तो अगले साल फिर पे होगी, 5 साल 7 साल तक पे होती रहेगी। ऐसे सीए को ऑडिट का पैसा जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक पे होता ही रहेगा। तो ये जो पैसा है ये रेगुलर खर्चों का पैसा होता है। अगर ऐसा खर्चा आपको करना पड़ रहा है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। इसको याद करने के लिए ऐसा ध्यान में रख लीजिएगा, ऑडिट फी टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इस एग्जांपल से इसको अटैच करके पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको ऑडिट फी पे करनी पड़ती है, तो ये हमारा नॉर्मल हर साल का खर्चा माना जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए साहब, रिप्लेसमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना 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 ना, इतने पे काम मत करना। रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर रिप्लेसमेंट की वजह से, मतलब एक मशीन में एक पार्ट है उसको रिप्लेस कर रहे हो, अगर रिप्लेसमेंट की वजह से मशीन की लाइफ बढ़ रही है, अगर रिप्लेसमेंट की वजह से मशीन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, अगर रिप्लेसमेंट, कुछ भी इनमें से एक भी, अगर रिप्लेसमेंट की वजह से फ्यूचर की कॉस्ट कम हो रही है, इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फॉल्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनलेस इट इंक्रीज द लाइफ और कैपेसिटी। डन। फिर देखिए, रिपेयर एंड व्हाइट वॉश ऑन परचेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चे, अगेन बच्चे मैंने क्या बोला? परचेस। कब बोला? एट द टाइम ऑफ परचेस। अगर परचेज के समय पे कोई खर्चा कर रहे हो आप, तो वो खर्चा क्या माना जाता है बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि खर्चा नेसेसरी है टू यूज द बिल्डिंग। अरे हाँ कि ना? डन। एक्सपेंस, एक्सपेंसेस इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर सिनेमा कह रहा हूं, हाँ, फॉर सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं ताकि सिनेमा का लाइसेंस मिल सके आपको मेरे बच्चे, तो लाइसेंस ऑप्ट करने में जो भी खर्चे आप कर रहे हो सारे के सारे लीगल एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परचेस करते समय, ठीक है। फिर टेम्पररी हर्ट्स ड्यूरिंग द सिनेमा कंस्ट्रक्शन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इधर देखिए बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए बड़ा सा सिनेमा हॉल बन रहा है, अभी क्योंकि बड़ा सा सिनेमा हॉल का कंस्ट्रक्शन चलने वाला है 10 साल तक, बहुत बड़ा बना रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा बना रहे हैं, 10 साल तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 5 साल तक चल रहा है, 4 साल तक चल रहा है, कभी ना कभी चल रहा है सर। अब चलो 10 साल तो बहुत बोल दिया सर आपने, 2 साल लिख देता हूं, 2 साल तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब ये जो 2 साल तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है बच्चे, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लेबर को आप रोज तो नहीं लेके आ सकते। लेबर वगैरह को आपने देखा होगा कि उनके लिए जनरली एक छोटा सा घर यहीं पे बनवा दिया जाता है। अब ये जो छोटा सा घर आपने इनके लिए यहीं पे बनवा दिया मेरे बच्चे, कहा गया कि इसका भी एक खर्चा आया होगा। इसके जो खर्चा आया, मान लो 10,000 रुपए, इस खर्चे का क्या होगा? तो कहा गया इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए खर्चा जरूरी था क्या? बिल्कुल जरूरी था। इसके बिना क्या बन पाता? नहीं बन पाता। इसीलिए साहब ये जो कंस्ट्रक्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको बनाने के लिए जो खर्चा हुआ इंसिडेंटल टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी, उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देंगे। अरे हाँ कि ना मेरे बच्चे? पक्की बात है। फटाफट आखिरी कुछ और खत्म करता हूं जल्दी से। रिंग्स एंड पिस्टन्स फॉर इंजन फ्यूल एफिशिएंसी आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे नहीं पता है क्या होता है, बट अल्टीमेटली क्या बोला? इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोला डिपॉजिट विद एमटीएनएल, मतलब मान लो एक कंपनी है, इधर पे बीएसएनएल लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा।
आपने कंपनियों से डिपॉजिट रखा है फॉर टेलीफोन इंस्टॉलेशन इज एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपने उनके पास डिपॉजिट दिया हुआ है टेलीफोन के खर्चे का। बच्चे इस वाले को ध्यान समझना, ये क्या होगा, अगर आपने किसी को डिपॉजिट दे रखा है, टेनेंट लैंडलॉर्ड को आपने डिपॉजिट दे रखा हुआ है घर का यूज करने का, मशीन यूज कर रहे हो, किसी को डिपॉजिट दे के रखा हुआ है, तो बच्चे डिपॉजिट में खर्चा हुआ कहां है, ये पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा ना। ये तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे आपने बैंक में पैसा रख दिया, तो हकीकत में इसमें कोई रियल आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, ये पैसा कल भी आपका था, आज भी आप ही का है। पक्की बात है साहब। तो भैया ये ना कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, ये सिंपल एसेट माना जाता है डिपॉजिट। सर आपने बोला था एसेट तो साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अरे बेटे करंट एसेट हो गया ना, कभी भी आप इसका फायदा ले सकते हो। अरे हाँ कि ना मेरे बच्चे। फिर इसके बाद फैक्ट्री शेड ₹1 लाख का फैक्ट्री लगाया था, हर्ट्स वगैरह लगाया था 5,000 का, ठीक है ना। हाँ मेरे को लगा सेम एग्जांपल ही आ गया, ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल आ गया, सिनेमा हर्ट्स का था, ये फैक्ट्री शेड वगैरह का। 1 लाख का फैक्ट्री लगाया, 5,000 का हर्ट्स वगैरह मतलब साइड में कंस्ट्रक्शन वाला वो लगाया आपने, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। पक्की बात दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे हमने जबरदस्त क्वेश्चन भी देख लिए हैं, कुछ लैंग्वेज बैरियर वाले क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप मैंने आपको एक क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया होगा जो आपको समझ में आया होगा। ये नोट्स वगैरह आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बस पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, लगे रहिए, और मैं ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं जितना हो सकेगा फटाफट उनके वन शॉट बना के आपके लिए लेकर आता हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।